Everyone, today I am Anita Yadav from Surat School. Today I want to teach a topic विराम चिन्ह. So let's start topic विराम चिन्ह. विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान. यानी इसकी परिभाषा क्या बनी? पढ़ते व लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं. विराम चिन्ह बहुत सारे होते हैं, तो हम एक एक करके उनके चिन्हों को ध्यानपूर्वक देखेंगे. नंबर 1 पर है पूर्ण विराम. पूर्ण विराम का जो निशान होता है वो एक खड़ी पाई के रूप में आता है, जिसे हम खड़ी डंडी भी कह सकते हैं. इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? वाक्य के अंत में. जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में हम इस निशान को लगाते हैं. दूसरा है हमारा प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये तो आपको पता है, ये तो सब जगह लगाया जाता है. प्रश्नवाचक का निशान इस तरह से बनता है. तो ये कब लगाता है? ये कब लगेगा? जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है. वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. नंबर 3 होता है एक अल्प विराम. अल्प विराम, अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा कम, विराम का मतलब रुकना, जहां पर बिल्कुल ही कम रुका जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नाम होते हैं हमारे पास, तो उसके निशान के नामों के बीच में ये वाला निशान लगा होता है. कई बार जैसे फल सब्जियां बहुत सारी होती हैं, तो उनको बोलने के लिए लिखते समय हम बीच में ये निशान लगाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अल्प विराम. यानी जरा सा रुकने के लिए, थोड़े समय के रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का नाम होता है राम, मोहन, सीता. इस तरह से जब एक से ज्यादा नाम हमारे पास हो जाते हैं तो हम बीच में ये निशान लगाते हैं. फल सब्जियां भी होती हैं और भी बहुत सारी ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम रुकना पड़ता है, तो उसके लिए हम अल्प विराम लगाते हैं. नंबर 4 पर क्या होता है? एक होता है विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं? विस्मयादि बोधक का निशान होता है ये खड़ी पाई और इसके नीचे ये छोटी सी बिंदी. इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? जहां पर हमें हैरानी आती है, किसी वाक्य के अंदर हमें हैरानी नजर आती है, खुशी नजर आती है, आश्चर्य नजर आता है, दुख नजर आता है, तो वहां पर जब ये वाक्य के अंदर ये चीजें हमें दिखाई देती हैं तो वहां पर हम इस चिन्ह को लगाते हैं. इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह. अब इसके बाद नंबर 5 पर योजक चिन्ह आता है. योजक चिन्ह. अब योजक चिन्ह का निशान क्या होता है? इस तरह ये जो डंडी लगाई जाती है इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह. इसका प्रयोग कहां पर होता है? तुलना करने के लिए. तुलना करने के लिए जब हम एक दूसरे की शब्दों की आपस में तुलना करते हैं तो वहां पर इसका निशान लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं दिन रात, दिन रात, तो इसमें ये जो निशान लगा है ये दिन और रात को अलग अलग कर रहा है, तो इसके लिए ये जो निशान लगाया जाता है इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह. अब इसके बाद जो चिन्ह आते हैं इसके बाद जो चिन्ह है, एक ये होता है हमारे पास इस तरह का निशान आता है, इसे हम बोलते हैं हंस पद. हंस पद. ये जो निशान होता है ये कब लगाया जाता है? जब वाक्य के अंदर कोई जो हमारा शब्द है वो छूट जाता है, तो उसको बताने के लिए, लिखने के लिए हमें इसका निशान लगाते हैं. इसे हम बोलते हैं हंस पद. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाक्य में मैं बाजार था, मैं बाजार था, तो ये वाक्य हमारा पूरा नहीं है, तो हम बीच में ये जो इसके अंदर बाजार गया था या बाजार में गया था, तो इसका बीच में हम ये जगह छोड़ दी. क्यों? क्योंकि हम इसका शब्द भूल गए, तो भूलने के बाद हमें इसको लिखने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो हम इस हंस पद का प्रयोग करके इस तरह से, और इसके ऊपर हम बचे हुए जो छूट गया जो अर्थ है उसे हम इसके अंदर लगा देते हैं. मैं बाजार गया था. अब ये वाक्य हमारा पूर्ण हो गया है, तो इस पद को हम हंस पद बोलते हैं, और हंस पद इसके छूटे हुए शब्दों के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है. इसके बाद एक निशान होता है, इस तरह के निशान होते हैं, इन्हें हम कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह. इन्हें हम कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह. ये कब लगाया जाता है? जब वाक्य के अंदर किसी के कहे हुए शब्दों को हम एज इट इज जैसे का तैसा ही प्रयोग करते हैं, तो वहां पर इस चिन्ह को लगाया जाता है. इसे हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह. जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने कहा,
तो ये राम ने कहा है, राम की कही हुई बात को हम एज इट इज जैसे वो बोलते हैं उसी को उसी तरीके से लिखा जाता है। इसको हम फेरबदल नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो राम ने कहा वह सो रहा है। अब ये राम की कही हुई बातें हैं, इसको एज इट इज रखने के लिए हमें इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसके बाद आता है एक ये दोहरे उद्धरण चिन्ह दो कोमे लगाए जाते हैं, और ये होता है ए कोमा, इसे हम इस तरह से ब्रैकेट का नाम भी ले देते हैं। ये कब लगाया जाता है? जब वाक्य में किसी के अर्थ को बताना होता है। काफी बार ऐसे इसे हम बोलते हैं कोष्ठक। तो कई बार क्या होता है, वाक्य के अंदर कुछ मुश्किल शब्द आते हैं, उनको उसका अर्थ बताने के लिए हम इस शब्द का, इस जो है विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दंड है, दंड का अर्थ किसी को समझ में नहीं आता है तो हम इसका दूसरा अर्थ इस तरह से ब्रैकेट में लिख के बताते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि दंड का अर्थ होता है सजा। तो इस तरह से विराम चिन्ह के बहुत सारे और भी चिन्ह हैं। तो फिलहाल जो हमारी क्लासेज है उसके अकॉर्डिंग हमें ये चिन्ह याद करने हैं। और अगर इस विराम चिन्ह के चैप्टर में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।